किसान साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि रासायनिक खेती किसान करता है, तो उससे वो कैसे जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में प्रवेश कर सकता है। एकदम रसायन से प्राकृतिक खेती में आना किसान के लिए काफ़ी मुश्किल है और कोई भाई ऐसा एकदम से करे भी ना। ठीक है, प्राकृतिक खेती के अनेकों लाभ हैं और उसमें खर्चा नहीं लगता, वो आसान भी है, परंतु बहुत समय से हम रसायन की खेती करने से उसके आदी हो गए हैं। तो उसे एकदम से अगर किसी नशे वाले व्यक्ति को हम नशा छुड़ाना चाहें, चाहे वो शराब का हो, अफ़ीम का हो, चिट्टे का हो, किसी प्रकार का नशा हो और उसको हम एकदम से दूसरी तरफ मोड़ते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है वो और काफ़ी दुखदाई होता है। इसी तरह हम काफ़ी लंबे समय से इसके आदी हो गए हैं, तो इसके लिए हमें एकदम से इसमें करने में दिक्कत पेश आती है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको मेरी तरफ से ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप जैसे रसायन की खेती करते हो, रसायन की खेती करते हो तो उसमें आप कैसे आ सकते हो प्राकृतिक खेती में? तो प्राकृतिक खेती में आने के लिए आपको पहले तो जो रसायन की खेती आप कर रहे हो, तो उस रसायन की खेती करते हुए भी जैसे मैंने पहले मेरी कई वीडियो में बताया कि जुताई असली प्राकृतिक खेती जब है और जब उसकी शुरुआत होती है, जब हम जुताई बंद करते हैं। अब किसान कैसे जुताई बंद कर सकता है एकदम से? और जुताई कब बंद करनी चाहिए? जुताई एकदम से बंद नहीं करनी है। कई भाइयों के कमेंट भी आए थे कि जुताई बंद करने के बाद में सर कैसे होगा? कैसे खरपतवार का नियंत्रण करेंगे? हम तो दिक्कत में आ जाएँगे। तो फ़ोन भी आए हैं कइयों के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एकदम से नहीं बंद करना होता। जुताई बंद हम कर सकते हैं, जैसे गन्ना है, गन्ने में ये गन्ने का खेत है, इसमें हम जुताई बंद कर सकते हैं, पहले साल से ही। अमरूद का, किसी प्रकार का, किन्नू का, माल्टा का, कोई भी बाग है आपका, तो बाग में आप जुताई बंद कर सकते हो। क्योंकि 6 महीने, साल बाद ही बंद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जाते हैं आप, इनको कोई दिक्कत नहीं है, छोटी-मोटी घास खड़ी है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। गन्ना है, ये किसी घास को कुछ नहीं समझता। जैसी बड़ी बाजरे की खेती है, वो घास को कुछ नहीं समझती। तो उसमें कर सकते हो, तो एकदम से ऐसे नहीं कर सकते। जैसे क्या होता है कि जो रसायन की खेती हम कई सालों से करते आ रहे हैं, तो हम उससे कैसे इस तरफ मुड़ सकते हैं? हम ऐसे मुड़ सकते हैं, जैसे हमने नरमा बोया है, आमतौर पर किसान नरमा बोता है। हमारे यहाँ बहुत नरमा प्रचलित है, क्योंकि उसका रेट वगैरह अच्छा है और किसान नरमा बोता है। तो नरमे में आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपने नरमा बोया, तो आप नरमा बोने के, जिसमें नरमा बोया है, या ना फसल चक्कर को, सबसे पहले फसल चक्कर को अपनाओ। जो प्राकृतिक खेती में पहला पायदान है वो है फसल चक्कर को अपनाना। फसल चक्कर अपनाओ। जैसे आपने नरमा बोया है, तो नरमे के बाद में आपने, जैसे इसमें अगली जो फसल है तो वो चने की लो, और इसमें इसके बाद में जैसे नरमा बो रहे हो तो दोबारा उसमें नरमा मत बो, बदल कर अगले खेत में, दूसरे खेत में बो। जैसे आपके पास एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि 5-6 एकड़ भूमि है, तो आप 3 एकड़ में या 2 एकड़ में नरमा बोते, 2 एकड़ में नरमा बो लो, 2 एकड़ में आप गवारा बो लो। गवार है वो एक ऐसी फसल है, जैसे आप गवार बोते हो, तो गवार बोने के बाद में उसके ऊपर आप एकदम से पेस्टिसाइड बंद नहीं कर सकते, एकदम से आप अगर वो उर्वरक बंद नहीं कर सकते। तो गवार बोते हो तो ज़मीन में इतनी ताकत पैदा होती है कि बशर्ते कि गवार बोने के बाद में गवार जब पक जाए और उसके जब फल हो, वो ग्वार निकाले, तो उसका सारा का सारा जो वेस्ट है वो खेत के अंदर ही डाले, जिसको नीरा वगैरह कहते हैं, वो खेत के अंदर ही छिड़क दे, उसको बेचने की बजाय। तो फिर ज़मीन में उसमें गवार बोने से इतनी ताकत, वो हमारे एक बुजुर्ग आड़ती होते थे, वो कहते थे, "भई अब की बार कुछ गवार गुर बणिया?" मैंने कहा कि कम बणिया। तो वो कहते थे, बोले, "वो ग्वार कम क्या बना? ग्वार तो होने के लिए तो बोते ही नहीं।" मैं कहा, "तो अंकल जी किस लिए बोते हैं?" बोले, "ग्वार तो बोते हैं अगली फसल के लिए।
हो जाए तो कुछ हमारा बोनस है, और ना हो तो वो तो अगली फसल को ज़मीन तैयार करने के लिए वो बुज़ुर्ग बोते थे। तो वो बात है कि अगर आप पहली ग्वार की फसल बोते हो, ग्वार की फसल बोने से ज़मीन में सब प्रकार की जो उर्वरकों की कमी वो पूरी हो जाती है, और उसके ऊपर आप नरमा बोते हो, तो आपके नरमे में आपको पेस्टिसाइड वगैरह, उर्वरक वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि पौधे में इतनी क्षमता पैदा हो जाती है कि वो हर प्रकार के रोगों का सामना कर सकता है, और उसमें किसी प्रकार की कोई डिफिशिएंसी आपको नज़र नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसमें पैदा ले सकते हो, अच्छा नरमा ले सकते हो। और फिर जैसे आपने एक बार 2 एकड़ में नरमा बो लिया, आपके पास 5-6 एकड़ भूमि है, तो आपने फिर क्या करना है, एक तरफ आप नरमा बोया है, तो दूसरी तरफ आप ग्वार बो दो, अगली बार उसमें नरमा हो जाएगा। और कुछ 2 एकड़ में आप बाजरा बो दिया, तो बाजरा बो दिया, तो आप बाजरे वाले के ऊपर चने बो दो, तो चने वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। बाजरे की जड़ों में भी अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं, चने की में अलग प्रकार के होते हैं, ग्वार में अलग प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार ये जीवाणुओं का खेती में इतना महत्व है कि अगर आप कितनी ही ज़्यादा मात्रा में उर्वरक खाद देते जा रहे हो, हर साल इनकी डोज़ बढ़ाते जा रहे हो, फिर भी कारण सोचो कि आपकी ज़मीन में ज़्यादा उर्वरक बढ़ाते जा रहे हो, पैदा का स्तर गिरता जा रहा है, उपज का स्तर गिरता जा रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे जो रसायन के ज़्यादा प्रयोग से जो जीवाणु होते हैं ज़मीन में, वो जीवाणु मर जाते हैं, और उनके मरने से जो जैसे सीधा ये जो फास्फेट, चाहे कोई प्रकार की फास्फेट है, चाहे कोई नाइट्रोजन है, चाहे फास्फोरस है, चाहे कुछ भी है, चाहे पोटास है, जो भी है वो सीधी टाइप में होती है, और उसको जीवाणु क्या करते हैं, तोड़ कर देते हैं। जैसे हम सीधी घर में गेहूँ है, अगर हमारे पास आँच का प्रबंध नहीं है, अग्नि का प्रबंध नहीं है, तो हम उसको खाना पकाकर नहीं खा, बिना खा कच्ची नहीं खा सकते। वैसे ही हम आटे को नहीं खा सकते, पकाकर खाते, वैसे ही इसको पकाकर और तैयार रूप में करने का काम, पौधे को देने का काम जीवाणु करते हैं। अगर हमारी धरती के अंदर वो जीवाणु नहीं होंगे, और वो हम रसायन से मरते जा रहे हैं, तो फिर आप कितनी रसायन देते रहो, वो उनको पौधों को मिलनी नहीं, नहीं मिलनी तो आपका पौधा तो फिर आगे चलना नहीं, फसल कामयाब होनी नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो किसानी है, वो जो करते हो और उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो कि मैं प्राकृतिक खेती करूँ और कोई भी खेती करूँ, तो धीरे-धीरे ये जैसे आजकल ज़मीनें रसायन के लगातार प्रयोग से बंजर हो जाती है, वो यही कारण है कि ज़मीन के अंदर जीवाणु नहीं रहे। तो जीवाणुओं को पैदा करोगे तो फिर आप इस जो रसायन वाली खेती है, इससे आप प्राकृतिक खेती में भी आ सकते हो। तो उसके लिए आप थोड़ा जैविक का भी सहारा ले सकते हो। एक बार एज़ोटोबैक्टर वगैरह जीवाणु है जो राइज़ोबियम है, इन जीवाणुओं को आप पानी के साथ चला सकते हो। तो साल 6 महीने चलाने के बाद में आपकी ज़मीन में फिर ये पैदा हो जाएँगे। फिर ये हर प्रकार की जो ये तरह-तरह की घास फैली हुई है, इनकी जड़ों में भी होते हैं, दूब में भी होते हैं और इनकी जड़ों में होते हैं। फिर आपके खेत में स्थापित हो जाएँगे, और उसके बाद में आप फसल चक्र अपनाते रहोगे, और धीरे-धीरे आपके वो प्राकृतिक खेती है, वो बहुत अच्छी होने लग जाएगी। तो धन्यवाद, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।